हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरी के क्लास नंबर 17 में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें अपन लोग डिटर्मिनर्स के कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स करने वाले थे। मैंने लास्ट लेक्चर क्लास नंबर 16 में आप लोगों को डिटर्मिनर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है। किसका? फ्यू लिटिल का। फ्यू लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इनमें जितना भी डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, जितना भी आपको कंफ्यूजन्स होते हैं, वो सारे के सारे मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिए हैं, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए, ठीक है। तो अब जो अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो कुछ और डिटर्मिनर्स हैं, और एक्चुअली मैं आज की क्लास में सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आपने आज की क्लास पढ़ ली, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा गलत, ठीक है। अपन इसके बाद जस्ट इसके बाद वाला जो भी लेक्चर होगा, क्लास नंबर 18 जो होगी, उसमें डायरेक्ट अपन जेल प्रेरी के क्वेश्चंस करने वाले हैं डिटर्मिनर्स पर, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन एक एक टूटेंगे अगर आप इस क्लास पर ध्यान दे दोगे, ठीक है। तो आज अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देखना है, आपको नोट डाउन करना है कुछ चीज़ें और समझना है, ठीक है। कुछ चीज़ें बस मैं बताऊंगी, आप ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उसके पहले बता देती हूँ जो लोग नए हैं, ठीक है, ये जेल प्रेरी की क्लासेस है, क्लास नंबर 17 हो गई है। आपको शुरू से क्लास लेना है, प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर क्लास 1 से आप ले सकते हो। क्लासेस रोज 3 बजे लाइव की जाती हैं, ठीक है। आपके डाउट्स, अगर जो भी टॉपिक उस वीडियो से रिलेटेड जो कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर अपने डाउट्स लिख दिया कीजिए। मैं उसको टैली करती हूँ, रोज़ आपको रिप्लाई करूँगी, और जैसे ही कुछ डाउट्स इकट्ठे होंगे तो उसकी डाउट क्लासेस भी अपन यहाँ ले लिया करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा आपको इतना सा कोऑपरेट करना है। क्लासेस आपकी डेली रहेगी मंडे टू सैटरडे, लेकिन आपको अगर डाउट्स आते हैं, ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ भाई, तो एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, जिन लोगों को भी लास्ट लेक्चर्स में कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है, ज़्यादा ही समझ नहीं आ रहा है कि मैम डाउट क्या लिखें, आपको और अच्छे से समझना है और प्रॉपर एग्जाम्पल्स चाहिए और एग्जाम्पल्स चाहिए क्वेश्चंस के भी, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है। पेड कोर्स की जानकारी मैं लास्ट में एक बार और दे दूंगी, ठीक है। ये लिटिल फ्यू जो मैंने लास्ट एक लेक्चर में पूरा एग्जाम्पल के साथ कराया है, वही लिटिल फ्यू 2 घंटे में वहाँ पर, ठीक है, उस लेक्चर में एक एक चीज़, बारीक बारीक सी चीज़ पर वहाँ पर जो एक्सेप्शंस थे, अपवाद है उसमें, वो सब चीज़ों को भी वहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। MPSI से और 1.5 लेवल ऊपर उसको लिया गया है। तो अगर आप इंग्लिश को ढंग से पढ़ना चाहते हो, 0 से लेकर पूरा लेवल पढ़ना चाहते हो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आप ये कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो डिटर्मिनर्स के मैं आपको कुछ 8 पॉइंट्स बताऊंगी। आपको कुछ नहीं करना, मैं जो कुछ भी बस बोल रही हूँ वो सुनना है, और जो चीज़ें लिख रही हूँ वो नोट कर लेना है, ठीक है। बस आज का काम इतना ही है, कल जब आओगे तो उन चीज़ों को पढ़ के आ जाना, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं सम और एनी का। देखो, फ्यू लिटिल तो सब कुछ पढ़ा दिया, अब उसको वापस तो नहीं पढ़ाऊंगी ना, जिसको पढ़ना हो क्लास 16 में जाके वापस पढ़ लेना। दूसरी बात, जो लोग भी बीच में से आए हुए हैं, भैया अगर आपने क्लास 1 से लेकर नहीं पढ़ा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं बिल्डअप करते जा रही हूँ, ठीक है। मैंने बेसिक से शुरू करा है, अब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और आप सोचो आपको यहीं पर सब आ जाए, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर से अभी लेक्चर ले लो, लेकिन उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस कवर करना जो आपसे छूटी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जिसने सारी क्लासेस कवर कर ली है और थोड़ा बहुत उनको आता था पहले से ही, उनको इंग्लिश में 1 भी % दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई बात समझ में? और जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लेक्चर शुरू करते हैं। सम और एनी, सम और एनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और सम और एनी का मतलब यहाँ पर जो होता है वो है कोई, कुछ, थोड़ा, इस मीनिंग में यहाँ पर सम और एनी का यूज होता है, ठीक है। ओके, चलो, तो कोई कुछ थोड़ा के अर्थ में सम और एनी का यूज होता है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में मैम? इनका मतलब भी ये, इसका मतलब भी ये, इसका मतलब भी ये है। तो इस प्रकार के अर्थों में ये दोनों अगर आप यूज करने का हमको बोल रहे हो, तो डिफरेंस क्या है? तो बस इतनी सी बात याद रखना मेरी, कि जो सम है ना, वो सम जो है वो आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस में आएगा, जिसको आप इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हो। क्या बोलते हो? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस ही होते हैं, जिसको आप हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सकारात्मक वाक्यों में ही सम का इस्तेमाल होता है इन अर्थों में। इनमें से कोई भी अर्थ जो आपको मैच हो रहा है, जो सम से रिलेटेड अर्थ है, उसमें आप सम का यूज करोगे।
और यहाँ पर अगर एनी की बात करें तो अर्थ का भी ध्यान रखना भैया, कहीं तो भी नहीं लगा देना, ठीक है। इस अर्थ में एनी का यूज तब होता है जब अपना सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक होता है। कोई नकारात्मकता आपको दिखती है, कोई नेगेटिविटी की हिंट आपको आती है, तो आप क्या लगाते हो, एनी लगाते हो। उसके अलावा एक और बात याद रखना, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर वो वाक्य प्रश्नवाचक है तो भी एनी आता है। देखो एग्जांपल देखो फटाफट से, ठीक है। I want any, okay, चलो जा, I want dash milk और I don't want dash book, ठीक है। और फिर एक और बात सुनो, इज देयर, यहां पर लिख देते हैं, इज देयर डैश बुक, दोनों में से बता रही हूं, ठीक है। ऊपर बोल रहा है कि मुझे कोई बुक नहीं चाहिए, मुझे कोई बुक नहीं चाहिए, कोई बुक नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा मिल्क चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है। इज देयर डैश बुक, क्या वहां कोई बुक है, क्या वहां कोई बुक है, ठीक है। कोई कुछ थोड़ा इस तरीके की मीनिंग आ रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है ये। अब आप जितना मैंने बताया है उसमें आप डिसाइड करोगे कि कहां पर सम आना है, कहां पर एनी आना है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैंने लिखा है यहाँ पर आई डोंट वॉन्ट डैश बुक, मुझे कोई बुक नहीं चाहिए, कोई कुछ थोड़ा, दोनों मीनिंग इसमें आते हैं मैम। क्या लिखूं, तो देखो ना सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है क्या आपको, पॉजिटिव दिख रहा है क्या आपको। डोंट का मतलब क्या होता है, डोंट का मतलब होता है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वो। हो गया नेगेटिव हो गया तो सम नहीं आना है, क्या आ जाएगा वहां पर, एनी। आगे बात समझ। दूसरा देखो, आई वॉन्ट डैश मिल्क, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। फिर से थोड़ा का मीनिंग यहाँ पर आ सकता है, थोड़ा का मतलब ये भी दोनों यूज होते हैं। क्या यूज करूं मैम, अब ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा बताओ यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्या बोल रहे हैं, मुझे दूध चाहिए, ये तो फुल स्टॉप है, तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और ना ही सेंटेंस नेगेटिव है। इधर देखो इसको, क्या है सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं है, तो अपन वहां जाकर क्या लिखेंगे, सम मिल्क। आई बात समझ। अब दूसरा देखो, इज देयर डैश बुक, क्वेश्चन मार्क, क्या यहाँ पर कोई बुक है, आया क्वेश्चन मार्क आया तो सम नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो सम और एनी के ये मीनिंग्स होते हैं, और सम और एनी में डिफरेंस क्या होता है कि सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है और एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव, ठीक है, नकारात्मक या प्रश्नवाचक, और ये सकारात्मक। आगे बात इतनी समझ में, इतना नोट कर लो। सम और एनी का एक और पॉइंट बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और इजी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शंस देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आज का लेक्चर ढंग से ले लिया होगा तो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शंस देखोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके अगर आज का लेक्चर ढंग से ले लिया तो, ठीक है। इसलिए आज का लेक्चर में क्वेश्चंस नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कल होंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लो, इसको हटा रही हूँ मैं, क्लियर। चलिए, हाँ भाई, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं वापस। दूसरी बात, ये पहली बात बता दी मैंने, क्या बता दी, ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज, ये होता है नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क के साथ यूज, ठीक है। अब दूसरी बात सुन लो ध्यान से, सम जो होता है इसका मतलब ये लिखा है मैंने, मतलब क्या होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये डिटर्मिनर है तो नाउन के साथ यूज होगा, क्योंकि ये डिटर्मिनर है तो नाउन के साथ यूज होगा ना। डिटर्मिनर क्या होता है अभी सब समझा दिया है मैंने आपको 16 नंबर क्लास में, ठीक है। तो नाउन के साथ यूज होगा, तो इसके साथ जो नाउन होता है ना, या तो वो अनकाउंटेबल होता है या तो वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है मैम, क्लास नंबर 2 में जाके पढ़ लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन को समझने में। अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है, जिसकी 1 2 3 4 हो जाए वो काउंटेबल, जिसकी 1 2 3 4 ना हो वो अनकाउंटेबल, या जिसका प्लूरल बन जाए वो काउंटेबल, जिसका प्लूरल ना बनता हो वो अनकाउंटेबल, ठीक है। फिर भी उसमें काफी अपवाद होते हैं, मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो एक तो या तो वो नाउन क्या हो, अनकाउंटेबल, या फिर क्या हो, प्लूरल काउंटेबल। क्या हो, प्लूरल काउंटेबल। इसका मतलब उसने आपको एक और हिंट दे दी है कि भैया सिंगुलर काउंटेबल में मैं नहीं आऊंगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। देख लो, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में। क्यों बता रही हूँ ये सब, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई क्वेश्चन आया, फिल इन द ब्लैंक आया, उसके बाद एक नाउन लिखा है जो सिंगुलर है,
फिल इन द ब्लैंक आया, एक क्वेश्चन कोई सा भी आ रहा है फिल इन द ब्लैंक का, उसके जस्ट बाद फिल इन द ब्लैंक के बाद एक नाउन लिखा है जो सिंगुलर है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सम है, तो सम को पहले उड़ा दोगे आप, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, सिंगुलर नाउन के साथ सम नहीं आता, सिंगुलर नाउन के साथ सम नहीं आता, इसलिए वैसे भी आखिरी में वहां पर बुक लिखा था, वैसे भी सम नहीं आता, क्वेश्चन मार्क नहीं होता ना तो भी सम नहीं आने वाला था, ठीक है। तो ध्यान रखना कि सिंगुलर नाउन के साथ कभी भी सम नहीं आता, रट लो, लिख लो, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप वो करते हैं ना अपन ऑप्शन छांटते हैं, वो जल्दी जल्दी ऑप्शन कट होते जाएंगे और अपने आप आंसर निकल के बाहर आ जाएगा, तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है, किसके साथ क्या आता है। आगे बढ़ते हैं, एनी के साथ सब चलता है भाई, ऑल नाउन सब चलते हैं, ऑल नाउन मतलब अनकाउंटेबल भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और सिंगुलर भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे एक बात मैं बता देती हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ ये MPSI लेवल तक चला जाता है, ठीक है, आपको कोई बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बात यहीं की यहीं बता देती हूँ कि कभी तुम किसी दुविधा में फंस जाओ कि एनी आपके ऑप्शन आपने छाट लिए, अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक एनी बचा और एक कोई और है जो सूटेबल है, एक एनी बचा है और एक कोई और है जो वो भी लग सकता है और एनी भी लग सकता है, तो फिर आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप एनी की प्रायोरिटी देना, मतलब अगर प्लूरल या सिंगुलर नाउन होता है तो अगर प्राथमिकता देने की बात होती है, अगर आप फंस जाते हो और आपको चूज करना पड़ता है, तो ध्यान रखना कि सिंगुलर के साथ एनी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्लूरल नहीं आता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्लूरल नहीं आता, एनी के साथ सिंगुलर ज्यादा प्रेफर किया जाता है, सिंगुलर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है एक वचन को, बस इतना सा ध्यान रख लेना, कहीं फंस जाओ तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, कभी 100 में से कभी एक आया हो कहीं पर, जेल प्रेरी में तो आया ही नहीं है, तो पक्की बात है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखना, फिर से सुन लो ध्यान से, एनी किसी के भी साथ लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर सिंगुलर प्लूरल में प्राथमिकता देने की बात आ जाए तो ज्यादा प्रेफर किसको किया जाता है, सिंगुलर को, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लो, यहाँ पर जाकर अपना पहला पॉइंट ओवर होता है कि सम और एनी क्या है, क्या मीनिंग्स होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपको बस यहाँ पर 2 ही चीज याद रखनी है भैया, एक तो पॉजिटिव में सम आता है क्वेश्चन मार्क में, और नेगेटिव में एनी आता है, इतनी बात हो गई, समझ में आ गई, ठीक है। दूसरे में क्या है कि सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है और प्लूरल काउंटेबल आ सकता है, काउंटेबल में सिंगुलर नहीं आएगा, ठीक है, काउंटेबल में सिंगुलर नहीं आएगा, ठीक है। अब तीसरी बात यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, एनी के बारे में, एनी के साथ अनकाउंटेबल भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, सिंगुलर भी आ सकता है, लेकिन अगर कहीं पर आप अटक जाते हो, फंस जाते हो, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, प्रायोरिटी देने की जरूरत पड़े, तो अगर सिंगुलर नाउन है तो एनी को प्रायोरिटी दी जाती है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सम और एनी ओवर होता है। इसमें 2 छोटी छोटी बातें और बता रही हूँ, इसका स्नैपशॉट ले लो, इसको हटा रही हूँ अभी, 2 छोटी छोटी सिंपल बातें और बताती हूँ आपको। हाँ भाई, एक तो यह है कि एनी अपने आप में एक अलग मीनिंग में भी आता है, कोई ये सिर्फ मीनिंग याद रख लो, कभी कभी क्या होता है कि मीनिंग के हिसाब से ऑप्शंस भरते हैं, मतलब ना कोई रूल रेगुलेशन लग रहा होता है, जो मीनिंग आता है हिंदी मीनिंग जो आना चाहिए उस हिसाब से भरा जाता है आंसर, ठीक है, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं लग रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, सब अच्छा लग रहा होता है रूल रेगुलेशन से, फिर अपने को एट दी एंड क्या जाना पड़ता है, मीनिंग के साथ जाना पड़ता है। ऐसा कोई क्वेश्चन शायद ही होगा आपके जेल प्रेरी में, लेकिन चीज़ों को ध्यान रखो कि ऐसा ही नहीं कि बस वो कोई कुछ थोड़ा का ही मीनिंग एनी का होता है, एनी का एक और मीनिंग होता है कोई सा भी, ठीक है, कोई भी, किसी भी, इस तरीके का मीनिंग भी बोलते हैं ना, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट आ जाओ, कोई सा भी आ जाओ, कोई सा भी चलेगा, ठीक है। तो एनी इस अर्थ में भी यूज होता है, बस इतना माइंड में रख लो ना, कभी आपको जरूरत पड़े मीनिंग्स के हिसाब से आंसर देने की, तो आप ये भी ध्यान रखना कि इसका भी मीनिंग होता है। क्लियर। अब जाके यहाँ पर सम और एनी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ठीक है। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, ये चीज जेल प्रेरी वालों के लिए नहीं है, यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ लोग SI का भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जेल प्रेरी का लेवल पे नहीं है, तो टेंशन मत लेना, जरा सी बात है, वैसे आपको आ जाएगी समझ में, कभी क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। और मैं जब अपन MPSI की अभी क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, वहाँ पर भी मैं बता चुकी हूँ, वो लेक्चर निकल चुका है, वो 12 जो लेक्चर हुए थे अपने, 12-21 कितने हुए थे, ठीक है, उसमें है, और वो लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो कमेंट्स में, तो मैं समझ लिया करो, हर बार बोलती हूँ कि जेल प्रेरी खत्म हो जाए उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे, अभी एग्जाम नहीं आई है, अभी दूर है एग्जाम, ठीक है, तो पहले अपन जो है उसका फोकस कर लें, इसके तो फॉर्म हो गए हैं, इसको पहले देख लें, ठीक है, और इतना लेवल तो आना ही है आपकी MPSI में, उसमें एक लेवल और ऊपर बताऊंगी, 1-1.5 लेवल, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ वो बात कि क्वेश्चन मार्क में क्या आता है एनी, ये मैंने बताया है,
ये मैंने बताया है। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क में ऐसा फीलिंग आए कि ऑफर या रिक्वेस्ट की जा रही हो, यदि अगर क्वेश्चन मार्क में ऐसी फीलिंग आए कि कोई ऑफर कर रहा है कोई चीज़, लोगे क्या? क्या तुम्हें कुछ पानी, क्या तुम्हें पानी चाहिए, या तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, क्या तुम्हारे पास ये है, कोई चीज़ रिक्वेस्ट की जा रही है, तुम्हारे पास थोड़ा खाना है, डू यू हैव सम फूड, सम फूड, इधर देखो, डू यू हैव डैश फूड, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। जेल प्रेरी वालों को अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया तो इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो आप बाद में बोलोगे, आप पढ़ के जाओगे कि मैम ने बताया था क्वेश्चन मार्क हो तो सम और एनी में से एनी को चुनना है। वहाँ पर ऐसा कुछ कभी पूछ लिया तो, वैसे नहीं पूछा है अभी तक, पर कभी पूछ लिया तो आपको बात पता हो। इधर देखो इसको ध्यान से, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। क्या पूछ रहा है? डू यू हैव डैश फूड, क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाना है? अब यार थोड़ा कुछ या थोड़ा भर सकते हैं। अब कुछ या थोड़ा के लिए अपने पास सम और एनी है। अगर आपको अपना जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया ना, उस हिसाब से अभी आप क्या करने वाले थे पता है? अरे मैम ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कुछ खाना है, कुछ या थोड़ा खाना है, थोड़ा। मैम ये कुछ थोड़ा तो सम और एनी दोनों का अर्थ होता है, और दोनों का अर्थ होता है तो क्या भरूं? फिर आपने देखा अरे तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो मैं एनी लगा देता हूँ, और यहाँ पर जाकर आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, मुझे कोसोगे, इन्होंने ही बोला था, ठीक है। इसलिए बस यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत रेयर केस होते हैं, ठीक है। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन, ऐसा रेशो होता है, ठीक है। ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना। अब क्या पूछ रहा है? कोई आपसे पूछ रहा है भाई आपके पास खाना है क्या, तो ऐसे ही थोड़ी पूछेगा कोई, भाई आपके पास खाना है, आप बोलोगे हाँ, अच्छी बात है, खाना है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना, उसको कुछ रिक्वायरमेंट होगी, कुछ चाह रहा होगा वो आपसे, इसलिए पूछेगा। तो इस तरीके से हिंट आएगी आपको, आपके पास ये है क्या, आप ये लोगे क्या। तो ऑफर या रिक्वेस्ट जब भी आपको लगे ना, वहां पर एनी नहीं समाता, सिर्फ ऑफर रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसके पहले भी तो मैम आपने एनी लगा दिया था, इज देयर एनी बुक, इज देयर एनी बुक, इसके पहले भी तो आपने ये कर दिया था। भैया ये सही है, ये गलत था। क्यों गलत था? आपको बता दिया। आपके पास कुछ खाना है, ये पूछ रहा है आपसे, आपके पास कुछ खाना है क्या, मतलब उसको चाहिए होगा इसलिए पूछ रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट, ठीक है। या आप उससे पूछोगे डू यू हैव की जगह वांट लिख दोगे, क्या आपको कुछ खाना चाहिए, तब भी वो सम आएगा। क्यों? क्योंकि अब आप ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट ऑफर, सम ही सम आएगा। लेकिन उसमें एनी क्यों लिखा? 2 रीजन है। पहली बात वो बोल रहा है क्या वहां कोई बुक है ना, वो किसी से मांग रहा है तुम्हारे पास है क्या, उसके पास है क्या, दे दो। मतलब दे दो बोलने की जरूरत नहीं होती, जब हम पूछते हैं आपके पास है क्या, तो उसका मतलब आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो किसी से पूछते हैं तुम्हारे पास है क्या, उसके पास है क्या, इसके पास है क्या, वो नॉर्मल बोल रहे हैं क्या वहाँ कोई बुक है, से पूछ रहा हूँ कोई बुक रखी है क्या, इतना सा पूछ रहा है, नॉर्मल। पहली बात तो ये। और अगर आप ये नहीं समझ पाए तो इस बात को तो समझ लो, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी वहां पर सम से मैच हो रहा हो, सब कुछ, ठीक है, ऑफर हो रहा हो, रिक्वेस्ट हो रहा हो, पॉजिटिव जा रहा हो, आप सम नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ कभी सम नहीं लगता। ये लास्ट अभी बताया था मैंने इसके पहले। तो वो जो क्वेश्चन था ना, वहां तो वैसे भी एससी आपका सम नहीं आना था एससीएन की वजह से। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्नैपशॉट ले लेना इस चीज का भी। ये जो मैंने आखिरी में बताया ना, ये मैंने एक लेवल ऊपर बताया, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो घबराना नहीं अगर अपने को बात समझ नहीं आ रही है तो, है ना। और क्योंकि वो आया नहीं है, और अगर फिर भी आपको समझना नहीं मैम हमको, तो आप सब चीज बताया करो, सब चीज। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, कभी वैसा क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए ही पेड कोर्स होता है जिसमें सब चीजें कवर की जाती है। ऐसा हो गया तो वैसा होगा, तो सारे अपवाद, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, उसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सब कुछ उसमें, ठीक है। आप पूछते हो ना कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें और उसमें ये अंतर है, कि वो आप पढ़ लोगे तो आपका टेंशन ही खत्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देने वाली हूँ। जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन बताया था मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आप इस प्लेलिस्ट में प्रोनाउन के वीडियोस में जाओगे, वहां पर मैंने पहले दूसरे वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव बताया था क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिफरेंस क्या बताया था मैंने? डिफरेंस क्या बताया था कि एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद आप नाउन को देख पाओगे, और प्रोनाउन के बाद आप कभी नाउन को नहीं देखते,
ये डिफरेंस होता है जब एडजेक्टिव और प्रोनाउन एक जैसे लगने लग जाए तो दोनों का डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है। अगर बाजू में संज्ञा है तो वो आपका एडजेक्टिव है, अगर बाजू में संज्ञा नहीं तो वो नाउन। ठीक है, अभी बताती हूँ क्या बात कर रही हूँ, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं ना वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, उसको क्या पता कितनी बार रिपीट किया गया। चलिए देखते हैं क्या बताना चाह रही हूँ, है ना। देखो यहाँ पर याद आया कुछ, इधर मतलब क्या होता है, लिखते जाना यहाँ पर, दो में से एक। इधर का मतलब क्या होता है, दो में से एक। इधर देखो, यहाँ लिख देती हूँ, दो में से एक। ठीक है, नीदर का मतलब क्या, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। ठीक है, उसके बाद ईच, ईच मतलब हर एक, दो या दो से ज़्यादा कोई सा भी चलेगा, दो या दो से ज़्यादा कोई सा भी, दो में से या दो से ज़्यादा में से कोई सा भी चलेगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। जैसे इनका दो पक्का है, ये ध्यान रखना है, इनका दो पक्का है। ठीक है, और एवरी का मतलब भी दो से ज़्यादा में से हर एक या प्रत्येक। मीनिंग समझ लो पहले तो, है ना, मीनिंग समझ लो पहले तो, मीनिंग इसको लिख लेना क्योंकि बार बार नहीं बोलूँगी, है ना। यहाँ पर दो होना ज़रूरी है, यहाँ पर भी दो होना जरूरी है, यहाँ कुछ भी चलेगा, और यहाँ पर भी दो से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सुनना ध्यान से, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, और क्योंकि एडजेक्टिव्स हैं तो इनको डिटर्मिनर्स कहा जाएगा। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स हैं, मोस्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स आपके एडजेक्टिव्स ही हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कौन क्या कैसे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव्स माने जाते हैं जो डिटर्मिनर्स हैं। अब पहले इनको देख लो, जब ये आते हैं ना, और अगर इनके जस्ट बाद संज्ञा आ रही है, अगर इनके जस्ट बाद संज्ञा आ रही है तो वो सिंगुलर ही होनी चाहिए। मतलब अगर वो एडजेक्टिव है, अगर वो एडजेक्टिव है तो बाजू में संज्ञा आएगी, और अगर वो संज्ञा आ रही है, नहीं आ रही है तो प्रोनाउन हो जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर दूसरा होगा जो मैं लिखने वाली हूँ, उसको छोड़ दो। संज्ञा आएगी एडजेक्टिव है तो, और संज्ञा आएगी तो वो सिंगुलर ही होनी चाहिए। इसका मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि इन लोगों के बाद पीसीएन नहीं होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए। और मैम अनकाउंटेबल, भाई यहाँ पे दो से ज्यादा, एक दो गिनती हो रही है, तो अनकाउंटेबल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, अनकाउंटेबल नाउन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दो में से एक, दो से ज्यादा में से हर एक, गिनती हो रही है, और गिनती हो रही है तो अनकाउंटेबल तो हरगिज नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल तो हरगिज नहीं आ सकता, और प्लूरल काउंटेबल भी नहीं आ सकता। और ये ब्रैकेट में इसलिए कि मान लीजिए इसके लिए कोई वर्ब यूज हो रहा है जिसको अपने को सिंगुलर या प्लूरल में लिखना पड़ता है, जैसे इज हुआ, इज आर हुए, वॉज वर हुए, हैज है हुए, डू डज हुए। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई वर्ब अगर इस प्रकार का आता है जिसको सिंगुलर या प्लूरल में लिखा जाता है तो वो भी सिंगुलर में आएगा, ना कि प्लूरल में। बस इतनी सी बात है, जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, इधर नीदर ईच एवरी के मीनिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर ये आते हैं एडजेक्टिव बनके, एडजेक्टिव बनके मतलब बाजू में नाउन आएगा ही आएगा, और वो नाउन जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यहाँ पर आपको उसने इनडायरेक्टली दो चीज और बता दी कि प्लूरल तो लिख मत लेना भैया, और अनकाउंटेबल भी मत लिखना, क्योंकि हम एक दो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है जो सिंगुलर या प्लूरल में लिखा जा सकता है, उस वर्ब को भी आप काय में लिखोगे, सिंगुलर में, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका स्नैपशॉट ले लो, इसके बाद इसको मैं हटाती हूँ, उसके बाद मैं इसी से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ। जल्दी से स्नैपशॉट ले लो। ओके, चले अब आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, फिर से देखो, इधर ये वही दो में से एक। ठीक है, दो में से, अब ये बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी लिखना पड़ रहा है ताकि आप रट लो चीज़ों को। एक भी नहीं, सेम भी नहीं है ना, ये हर एक प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक, ये सब लिख दिया था भैया, इसलिए मैंने ऐसे ही बस आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब कहाँ गया भाई, एवरी नहीं आएगा, दोनों का नहीं है, सिर्फ इसका। ठीक है, एवरी नहीं आएगा, यहाँ पर एवरी नहीं आएगा, पहले तो ये ध्यान रख लो। उसकी जगह पर अपन नन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर नन नहीं आएगा, मतलब ऐसे किसी स्ट्रक्चर में नन नहीं आता, ऐसे किसी स्ट्रक्चर में नन नहीं आता, और ऐसे किसी स्ट्रक्चर में एवरी नहीं आता, बस इतना रट लो। ठीक है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और नन का मतलब दो से ज्यादा में से एक भी नहीं, दो से ज्यादा में से एक भी नहीं। पहले इनके मीनिंग्स टैली कर लो, उसके बाद बताती हूँ क्या पढ़ाना चाह रही हूँ।
ठीक है, मीनिंग्स टैली कर लिए। इधर का मतलब सेम है जो इधर था, 2 में से 1, ये भी 2 में से 1 भी नहीं, ये भी सेम मीनिंग है, हर एक प्रत्येक। इधर एवरी का इसका मतलब ये है कि ऑफ के साथ एवरी का यूज कहीं नहीं होता। मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको लिख देती हूँ क्या बताना चाह रही हूँ। ऑफ के साथ एवरी का ऐसा एवरी ऑफ नहीं होता, ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इससे आपको क्या 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 समझ में आ रहा है? कभी कोई फिल इन द ब्लैंक आया? अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी इनके, है ना, डोंट वरी। फिल इन द ब्लैंक आया, फिल इन द ब्लैंक के जस्ट बाद ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट बाद ऑफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है अगर आपके ऑप्शन में एवरी आ रहा है उसको पहले उड़ा देना, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एवरी ऑफ के साथ नहीं आता। आई बात समझ? ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो एवरी इस स्ट्रक्चर में कभी नहीं आएगा, और नन के जस्ट बाद कभी भी नाउन नहीं आता। इतनी सी बात ध्यान रख लेना, क्लियर। अब ये कौन है, ये कौन लोग हैं मैम? इनमें और इनमें क्या अंतर है भाई? ये लोग एडजेक्टिव थे, ये लोग कौन है आपके? प्रोनाउन। कैसे? क्योंकि इनके बाद कौन आ गया? ऑफ। एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन आता है, लेकिन प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन नहीं आता। नाउन है क्या? ऑफ द प्रीपोजिशन है। तो डिफरेंस समझ रहे हो? ऐसे शक्लें सेम है इनकी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, शक्लें सेम है, लेकिन हमको पता है ये ऊपर वाले कौन है? एडजेक्टिव, क्योंकि बाजू में संज्ञा की बात हो रही है, और नीचे वाले कौन है? प्रोनाउन, क्योंकि बाजू में संज्ञा नहीं है। क्लियर? तो इनके स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, जो प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो ऑफ आता है, और फिर जैसे यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा होता था, यहाँ प्लूरल आता है, मतलब यहाँ सिंगुलर नहीं आएगा। इनके पहले द लिखना है, ठीक है। ये बात मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल का लेक्चर जो लिया था मैंने, 4th लेक्चर होगा मेरे हिसाब से, क्लास नंबर 4th ही होगी, 4th या 5th क्लास की बात कर रही हूँ। उसमें मैंने बता दिया था कि क्या बता रही हूँ मैं, है ना। ईच ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, इनके बाद जो नाउन्स आते हैं, और भी है 10 लोग थे ये, आखिरी में बता दूंगी वापस। इनके बाद जो नाउन आते हैं ना, उसके आगे द लगाया जाता है, ठीक है। रिपीट कर दिया यहाँ पर, ये पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, फिर से कर दूंगी लास्ट में। और लेकिन अगर इस पीसीएन के लिए कोई वर्ब आ रहा है तो वो सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल नहीं। मतलब तुम तो इतना समझ लो बस, सब कुछ सेम है यहाँ पर, नाउन, वर्ब, और इनमें से ये ऐसे की ऐसे लिखा रहे हैं, है ना। ये सिंगुलर वर्ब भी ऐसे की ऐसे लिखा रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो रहा है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? आपका नाउन चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? इन लोगों की वजह से, इस ऑफ की वजह से, इस पार्ट की वजह से। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आप बस स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखें। इन स्ट्रक्चर्स को अप्लाई कैसे करना है वो आपको अगले लेक्चर में इतना बढ़िया समझ में आएगा। एक बार आप इन स्ट्रक्चर्स का ध्यान रख ले बस, ठीक है। तो इसकी बॉटम लाइन बोल देती हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए। ईदर, नीदर, ईच और एवरी जब एडजेक्टिव की तरह आते हैं, इसका मतलब क्या? अगर इनके आगे नाउन आएगा तो एडजेक्टिव माना जाएगा, नाउन आएगा तो वो जो नाउन आ रहा है, वो जो संज्ञा आ रही है, वो सिंगुलर ही होना चाहिए, ना तो वो अनकाउंटेबल हो सकती है और न ही वो प्लूरल। बस इतना ध्यान रखना। और उसके लिए अगर कोई वर्ब आ रहा है जो सिंगुलर या प्लूरल में लिखाता है तो वो वर्ब भी सिंगुलर में ही होगा। दैट्स इट, पहली बात, ठीक। और उसमें एवरी जो होता है उसके बाद नाउन का आना जरूरी है, ठीक है। एवरी इस स्ट्रक्चर, अगले स्ट्रक्चर में नहीं होगा, क्लियर। और यह भी ध्यान रखना कि इस स्ट्रक्चर में नन नहीं आता। इसका मतलब फिर शॉर्ट में एक बात और बोल रही हूँ कि NONE नन जब आता है तो उसके जस्ट बाद संज्ञा नहीं आती। NONE नन जब आता है उसके जस्ट बाद संज्ञा नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है नन। क्लियर हो गई पहली बात। दूसरी लाइन के लिए फिर से बॉटम लाइन दे रही हूँ, वो भी समझ लेना। ईदर, नीदर, ईच, नन। अब इसमें एवरी नहीं है क्योंकि एवरी को नाउन चाहिए, एवरी को नाउन चाहिए और यहाँ पे नाउन नहीं है। एवरी को नाउन चाहिए और यहाँ पे नाउन नहीं है। नन को नाउन नहीं चाहिए इसलिए वो यहाँ पे नहीं था। नन को नाउन नहीं चाहिए इसलिए वो यहाँ पर नहीं था, मतलब उसके जस्ट बाद नाउन नहीं चाहिए, ठीक। तो ये जो अब बचते हैं ईदर, नीदर, ईच, नन, अगर ये प्रोनाउन की तरह यूज हुए, प्रोनाउन की क्या खासियत है? वो कभी संज्ञा के साथ नहीं आते, वो कभी इधर देखो संज्ञा के साथ नहीं आते। कौन नहीं है? संज्ञा दिख रही है आपको, प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये लोग क्या है? प्रोनाउन। तो जब ये लोग प्रोनाउन बन के आते हैं तब ध्यान रखना कि उनके बाद ऑफ लगता है और आगे आने वाला जो नाउन होता है जो पहले सिंगुलर हुआ करता था एडजेक्टिव के केस में, वो प्रोनाउन के केस में प्लूरल हो जाएगा, उसके आगे द भी लग जाएगा। ये तो मैं आपको पहले ही आर्टिकल के लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, हाफ ऑफ, सम ऑफ पढ़ाया था मैंने, ठीक है। इनके बाद जो भी नाउन आता है उनके आगे द लगता है, ऐसा बताया था, ठीक है। उसके बाद ये अगर कोई वर्ब आ रहा है जो सिंगुलर या प्लूरल में लिखा जाता है, वो भी पहले जैसे ही लिखाएगा, सिंगुलर में ही पहले जैसा था, सब कुछ वैसा ही है, बस नाउन चेंज हुआ है।
सब कुछ वैसा ही है, बस नाउन चेंज हुआ है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। ठीक है, क्लियर है बात। अब एक बात और ध्यान रख लेना, एक बात और ध्यान रख लेना कि इन स्ट्रक्चर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन स्ट्रक्चर्स पर आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सीधे सीधे, इतनी सी बात से इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसका स्नैपशॉट ले लो आप। जल्दी से थर्ड वाले पॉइंट पर चलते हैं, चलो। नेक्स्ट, चलो अब लिखते जाना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बस आप ये ध्यान रखते जाना, पहले सोच रहे होंगे कि आपने इसके पहले जो पढ़ाया मैम उसका एग्जाम्पल नहीं दिया, बता देती हूँ, इधर देख लो। एग्जाम्पल अगर चाहिए तो एक आध एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे मैंने बोला दोनों में से एक लड़का प्रेजेंट था, दोनों में से एक लड़का प्रेजेंट था, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। और पीछे लेते चलो, ठीक है। दोनों में से एक लड़का प्रेजेंट था, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो है ओहो, ईदर बॉय वॉज प्रेजेंट, इसका मतलब है दोनों में से एक लड़का प्रेजेंट था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ईदर ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट। दोनों में से, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों में से एक लड़का प्रेजेंट था, दोनों में से एक लड़का प्रेजेंट था। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने इसको एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया, इसलिए इसके बाजू आने वाला जो संज्ञा है वो SCN में हुई। अगर आप इसको बॉयज लिख देते गलत हो जाता, अगर आप इसको वर लिख देते गलत हो जाता। जो बोला है वही करा। फिर नीचे वाले में आपने इसको प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया। कैसे पता चल रहा है मैम? क्योंकि बाजू में नाउन नहीं है, तो जब प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करा तब वैसे ही जैसा उसने बोला है। ठीक है, यहाँ पर द अगर नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर बॉय लिख दिया ये ऊपर के जैसा तो अब गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर वर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब बोल रहा है। आई बात समझ में? दोनों में से एक भी लड़का प्रेजेंट नहीं था। कितने में से एक भी नहीं? दो में से एक भी नहीं, तो यहाँ नीदर हो जाएगा। सेम 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 स्ट्रक्चर। ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, हर लड़का प्रेजेंट था। ईच ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, जितने लड़के थे उनमें से हर एक प्रेजेंट था। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो मैंने इन दिनों का आपका जो एग्जाम्पल है वो बोल बोल के और लिख लिख के भी बता दिए। ठीक है, बस इसमें ईच भी लगा दो तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, हर एक प्रेजेंट था। ठीक है, एवरी के साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बाजू में नाउन ना आए। तो आपको अगर ये लिखना है तो एक ही तरीके से लिख सकते हो, एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, हर लड़का प्रेजेंट था। और नन के लिए भी अगर हो सकते हैं दो से ज्यादा की बात कर रहे हो तो नन आएगा, नीदर थोड़ी आएगा। और नीदर नहीं आएगा, नन आएगा, तो वो भी एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है, नन ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर नन बॉयज नहीं आ सकता, यही बता रही हूँ बस। इसलिए ये ऊपर नन जो है वो ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं है और एवरी जो है वो नीचे वाले सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, एवरी ऑफ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ ब्लू से, ये एवरी ऑफ नहीं आएगा। क्लियर? सबके एग्जांपल्स मिल गए, स्नैपशॉट ले लो इसको। फिर अब अपन थर्ड पॉइंट में चलते हैं। तो चलिए अब अपन थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है थर्ड पॉइंट में। ओके, थर्ड पॉइंट में सिर्फ अपने को कुछ चीज बताऊंगी मैं, बस इतनी सी चीज ध्यान रख लेना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं थर्ड पॉइंट को अपन। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए। इसमें पहली बात अनदर। अब एक बात सुनो ध्यान से, अनदर का मतलब होता है कोई दूसरा या दूसरा। ठीक है, कोई दूसरा या दूसरा वाला बोलते हैं ना, दूसरा लेटर, अनदर लेटर, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है? इसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मतलब इसके साथ नाउन जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। मतलब ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक ऐसा हो जिसमें आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे या फिर प्लूरल नाउन दिखे, तो उसके ऑप्शंस में अगर अनदर दिख रहा है आपको, तो ध्यान रखना कि हरगिज अनदर नहीं आएगा, क्योंकि अनदर के साथ अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन नहीं आते। अनदर के साथ जो नाउन आते हैं वो क्या आते हैं? सिंगुलर। उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आपको। जैसे मैंने लिखा कि क्या तुमने कोई लेटर रिसीव किया? डू यू रिसीव?
डिड यू रिसीव हो जाएगा, क्या तुमने कोई लेटर रिसीव किया, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डिड यू रिसीव डैश लेटर। अब अगर मैं बोलूं कोई दूसरा के मीनिंग में, कोई तुमने दूसरा लेटर रिसीव किया, कोई नहीं, अगर तुमने कोई दूसरा लेटर रिसीव किया ऐसा मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, तो कोई दूसरा के लिए आपके पास 3 चीजें होती है जो अभी आगे आएंगी, एक तो अनदर, एक अदर और एक द अदर। कोई दूसरा के लिए आपके पास 3 चीजें होती है, एक तो अनदर, एक अदर और एक द अदर, ठीक है। अदर के साथ प्लूरल आता है, अभी आगे बता दूंगी मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर अनदर। अगर आपको यहाँ पर ऐसा मीनिंग लिखना है, दूसरा का मीनिंग लिखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस लेटर को देखते हुए आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, अनदर, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अच्छा, यहाँ पर द अदर भी आ सकता है, वो मैं बताऊंगी, लेकिन वो निश्चित करने के लिए आता है। अभी मैं आपसे नॉर्मली पूछ रही हूँ, दूसरा कोई लेटर मतलब इनडेफिनेट, दूसरा कोई लेटर तुमको मिला क्या, रिसीव किया गया तुमने दूसरा कोई लेटर सिंगुलर मतलब अनदर, और दूसरा वाला लेटर रिसीव किया उसके लिए द अदर आ जाता है। ये सब मैं बता रही हूँ, आप क्या एक्स्ट्रा बोल रहे हो मैम समझ नहीं आ रहा। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कोई दूसरा इस अर्थ में आप अनदर का यूज कर सकते हो, बशर्ते वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल है तो नहीं आएगा अनदर, और अनकाउंटेबल है तो नहीं आएगा अनदर। पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, आप बचपन से जानते हो, बचपन का मतलब यह है क्लास नंबर 1 से जानते हो, क्लास नंबर 1 में टॉपिक नंबर 1 में आर्टिकल्स पढ़ाया है बार बार, और उसमें आपको बार बार बताया है कि ए एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये भी अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल के साथ नहीं आ सकता। अगर कोई वाक्य आपको दिख रहा है जिसमें आपको अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन दिख रहे हैं, तो उसमें आप ए या एन हो उसको पहले उड़ा देना। अपन करते तो थे, आर्टिकल्स के जेल प्रेरी के क्वेश्चन जहाँ करे ना, वहाँ जाके देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी अपन ने देख लिया। अब आप सोच रहे होगे मैम ये आर्टिकल्स यहाँ क्यों लिख दिया आपने, अरे भाई आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स हैं, ये वही है, हम आए हैं तो नाउन के लिए ही आएंगे, मतलब अगर वो आए हैं तो नाउन का आना जरूरी है, भले ही उनकी जस्ट बात नहीं हो, भले ही एडजेक्टिव बीच में कोई और दूसरा एडजेक्टिव बीच में आ जाए या कोई एडवर्ब एडजेक्टिव आ जाए, लेकिन नाउन तो होता ही है ना, नाउन के लिए तो आर्टिकल्स आए हैं। एक्चुअली में आर्टिकल्स आपके डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन हुआ क्या था, मैंने आपको बताना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मिनट में सुन लो, क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। हुआ क्या था कि ए एंड द भी आपके डिटर्मिनर्स थे, लेकिन बस ये 3 छोटे से लोगों की जो थ्योरी है वो ही इतनी थी कि उसको पढ़ने में 6-7-8 घंटे लग जाते थे। और अगर मैं सिर्फ डिटर्मिनर्स के टॉपिक की बात करूँ तो 2-2.5-3 घंटे में वो डिटर्मिनर्स ओवर हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा यार टॉपिक से डबल ट्रिपल बढ़ा तो ये 3 ही है, तो उन्होंने उसको अलग निकाल के एक नया चैप्टर आर्टिकल्स बना दिया है, वो डिटर्मिनर्स ही बेसिकली। क्लियर। तो अपन ने इसको 6-7-8 आवर्स में पढ़ा है, पेड कोर्स वालों को पता है, ठीक है। उसको प्रॉपरली अपन ने हर एक चीज़ को पढ़ा उसके अंदर, ठीक है। 7-8 घंटे उसमें लगे, 7-8 लेक्चर उसमें लगे, ठीक है। तो इतना बड़ा टॉपिक है इसलिए उसको अलग ले लिया गया, लेकिन है वो डिटर्मिनर्स। इसलिए मैं यहाँ पे एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि ए एन हमेशा सिंगुलर के साथ ही आएगा, ना अनकाउंटेबल ना प्लूरल। तो इन दोनों का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक नई चीज मिल रही है आपको, वहां पर आप ये ध्यान देना जो मैं बता रही हूँ। दिस यानी होता है ये, और दैट यानी होता है वो। अब दिस यानी नियर, पास वाली चीज के लिए बोलते हैं ये। जैसे ये मेरे पास है, मैं बोलूंगी ये पेन, और वहां चला जाएगा तो मैं बोलूंगी वो पेन। तो वो के लिए क्या हो जाता है फार, फार मतलब दूर के लिए क्या हो जाता है दैट। बस आप बस इतना ध्यान रखना कि दिस और दैट ये वो के अर्थ में आते हैं दूर पास में, दिस और दैट ये वो के अर्थ में आते हैं दूर पास में, और इनके बाद हमेशा या इनके लिए हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यूज होगा। इसमें भी इसमें अभी अनकाउंटेबल के बारे में मैं बाद में बताती हूँ, इसमें अनकाउंटेबल एक जगह चलता है वो बताऊंगी, ठीक है। इसमें प्लूरल नहीं चलेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना। अनकाउंटेबल वगैरह के बाद में अभी इसमें बाद में बताती हूँ, ठीक है। आखिरी में भी बताऊंगी, ठीक है। आप अभी चीज़ों को उलझाए नहीं, जो मैं सीधा पढ़ा रही हूँ उसको सीधा पढ़ लो, आखिरी में बात बताती हूँ। प्लूरल तो हरगिज नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, अरे मैम ये दिस दैट तो आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा दिए थे, तो प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स का लेना देना है। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अरे भैया ये वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, याद है आपको मैंने पढ़ाए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अरे मैम ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्या करें, कितनी बार रिपीट कर दिया है मैंने कि दोनों को पहचानने का एक ही तरीका है, बाजू में संज्ञा है तो एडजेक्टिव, बाजू में संज्ञा नहीं है तो प्रोनाउन। क्या बोल रहे हो मैम, ये देखो लिख के बता रही हूँ, यहाँ पे अलग लिख के बताती हूँ ताकि आपको हाईलाइट रहे चीजें, ठीक है। दिस बुक इज अमेजिंग, दिस बुक इज अमेजिंग, ठीक है। और दिस इज एन अमेजिंग बुक,
दोनों एक ही बात बोल रही हूँ, ये बुक बहुत ही अमेजिंग है, वंडरफुल है ये बुक, ठीक है। दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। इस दिस को देखो, ये वही अर्थ दे रहा है, ये भी वही अर्थ दे रहा है सेम, लेकिन ये दिस आपका एडजेक्टिव है और ये दिस मतलब डिटर्मिनर भी बोल सकते हो आप इसको, एडजेक्टिव डिटर्मिनर, ठीक है। और ये आपका प्रोनाउन हुआ। मैम आपको कैसे दिख रहा है ये अलग अलग? ये तो दोनों हमको सेम ही दिख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, हमेशा से पता नहीं कितनी बार रिपीट कर दिया, आज फिर रिपीट कर रही हूँ। बाजू में देखो ना कौन है, संज्ञा है। प्रोनाउन कभी संज्ञा के साथ नहीं आता, एडजेक्टिव मान लो। और यहाँ देखो बाजू में संज्ञा है क्या? अरे ये तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हो ना तुम इसको। संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं है तो प्रोनाउन है, यही डिफरेंस होता है बस। अब मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि दिस या दैट जब भी आ रहे हैं वो किसके लिए आएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, प्लूरल के लिए नहीं आएंगे। इधर देखो, इसके लिए जो नाउन यूज हुआ वो सिंगुलर है, इसके लिए जो नाउन यूज हुआ सिंगुलर है। जो भी नाउन आएगा, प्रोनाउन में हो तो दूर आएगा कहीं पर, एडजेक्टिव में हो तो पास आएगा, जो भी आएगा सिंगुलर आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्लूरल देखा तो गलत कर देंगे, प्लूरल देखा तो गलत कर देंगे, दिस दैट नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हटा, इसका स्नैपशॉट ले लो भैया, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि अगली चीज इसके नीचे आएगी। स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो जल्दी से, ओके, ठीक है। अदर, ये मैंने अभी बताया, आपको सिर्फ इसको देखना है। सेम मीनिंग आपका इसका है, सेम मीनिंग आपका इसका है। डिफरेंस क्या है मैम? डिफरेंस ये है बस, ये सिंगुलर के लिए है, ये प्लूरल के लिए। वहां देखो, क्या तुमने दूसरा लेटर रिसीव किया? क्या तुमने दूसरा लेटर रिसीव किया? अगर मैं यहाँ एस लगा देती, लेटर्स हो जाता तो अनदर नहीं आता, अदर आ जाता, बस इतना सा है, सेम मीनिंग है। क्या तुमने दूसरे लेटर्स रिसीव कर लिए? बहुवचन अदर। क्या तुमने दूसरे लेटर्स रिसीव कर लिए? बहुवचन अदर। क्लियर है? सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में? अनदर और अदर सेम होते हैं, अनदर और अदर सेम होते हैं। डिफरेंस बस ये होता है कि ये बहुवचन के लिए यूज होता है और ये एकवचन के लिए यूज होता है, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना दीज दोज, इसको मैं हटा रही हूँ, उधर समझाने में दिक्कत होगी, ठीक है। दीज दोज पे लेते हैं। अब दीज दोज जो है आपके सेम ही है, किसके? दिस यानी क्या था? ये भी है। दोज यानी क्या था? वो, ये भी वो, ठीक है। डिफरेंस क्या है मैम? ये बहुवचन के लिए आते हैं, ये सिंगुलर के लिए आते थे। ये बहुवचन के लिए आते हैं, ये सिंगुलर के लिए आते थे। फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या भी लिखा था? दिस बुक इज अमेजिंग, यही लिखा था ना इसके पहले, अभी जब मैं पढ़ा रही थी, ठीक। तो अगर बुक की जगह बुक्स हो जाता है ना, ये गलत हो जाता है, इसके अर्थ में दीज आ जाता है। या मैं लिखती दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स। अब इसको देखो, कौन सा नाउन है? बुक्स लिखा, बहुवचन है, बहुवचन है, यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पर दोज आना चाहिए दैट की जगह पर, दूर के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दीज दोज वही ये वो होते हैं, जैसे दिस दैट ये वो होते हैं। डिफरेंस बस ये होता है कि दिस दैट जो है सिंगुलर के लिए आते हैं, पास दूर के लिए, और दीज दोज जो है वो प्लूरल के लिए आते हैं, बहुवचन के लिए, पास दूर के लिए। ये एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, बस आप ध्यान में रखना। आपको ऑप्शन आउट करना सिखाऊंगी फिर, ठीक है। आप बस ये चीजें ध्यान रखना। स्नैपशॉट ले लो, इसको हटाऊंगी क्योंकि फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है द अदर। नेक्स्ट है द अदर। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर बता देती हूँ, इसका और इसका मीनिंग सेम था। कोई दूसरा या फिर दूसरा, ठीक है, मीनिंग सेम था। डिफरेंस क्या था? ये सिंगल के साथ ही आता है, प्लूरल के साथ कभी नहीं। ये प्लूरल के साथ ही आता है, सिंगुलर के साथ कभी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देके बताया था अभी, डिड यू रिसीव लेटर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि भैया अगर कोई निश्चित बात को वो दूसरा वाला लेटर रिसीव करा, जैसे अपने को पता है उसके बारे में, और एक होता है कोई दूसरा लेटर आया क्या। समझना दोनों बातों को। वो दूसरा वाला लेटर तुमको मिला क्या, मतलब कोई वो वाला दूसरा वाला लेटर, मतलब आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक कोई दूसरा लेटर मिला क्या, मतलब कोई दूसरा लेटर आएगा कहीं से, कोई कहीं इंडेफिनिट, ठीक। तो कोई कहीं इंडेफिनिट के लिए, सिंगुलर के लिए ये और प्लूरल के लिए ये, और कोई निश्चित बात कर रहे होगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए द अदर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख के बस बता देती हूँ आपको, डू यू रिसीव, RECEIVE, ठीक है, डू यू रिसीव डैश लेटर, ठीक है। अब यहां पर आप दो चीज भर सकते हो।
अगर अनिश्चित, अब निश्चित अनिश्चित की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज़ में कोई कभी किसी एग्जाम में नहीं आया इतना परेशान करने वाला। उसको जो भरवाना होगा ना वो आपसे भरवा लेगा, उसका आप टेंशन मत लो। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इन तीनों में से क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक लेटर मतलब क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब यहाँ पे या तो अनदर आएगा, अगर कोई तो भी लेटर की बात कर रही हूँ तो मैं, और अगर निश्चित लेटर की बात करूँ तो द अदर आएगा। अदर अगर यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि अदर सिर्फ पीसीएन के साथ आता है। और अगर मैं यहाँ पर लेटर्स लिख देती, लेटर्स, तो भी यहाँ पर अगर निश्चित वाले लेटर्स होते वो दूसरे वाले लेटर मिले क्या, कोई कंफर्म वाले होंगे, सॉरी अदर लिख दिया मैंने, अदर, तो द अदर आएगा, ठीक है। और अगर कुछ अनिश्चित होंगे, कोई दूसरे लेटर आए क्या, तो अदर लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लेटर्स के आगे अनदर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुवचन है। इतनी बात समझ में आ गई। मैं यहाँ पर सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ आपको, मैं यहाँ पर सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि किसके साथ क्या आता है और किसके साथ क्या कंपल्सरीली नहीं आता है। बाकी चीज़ों का टेंशन मत ले लेना, कुछ लेना देना नहीं। ये लेक्चर ही आज बस इसलिए चल रहा है कि किस प्रकार के नाउन के साथ कौन सी चीज़ आती है, किस प्रकार के नाउन के साथ हरगिज नहीं आती कौन सी चीज़, बस यही सिखाना चाह रही हूँ। इसी से आपको ऑप्शंस हटाने आएंगे, और कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि इन चीज़ों से, अरे इसके साथ ये नहीं आता, ये हटाओ, इसके साथ यही आता है ना, पर ये नहीं लिखा, ये हटाओ, ये हटाओ, अपने आप ही ऑप्शन आ रहा है, सोचना भी नहीं पड़ रहा, हटा हटा के जो बचता है वो आंसर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसका स्नैपशॉट ले लो, यहाँ पर जाकर आपका थर्ड पॉइंट भी ओवर होता है। इसमें एक छोटी सी बात और बताऊंगी, वो अनकाउंटेबल वाली जो मैंने यहाँ पे अभी बोली थी वो बता देती हूँ, ये हटा कर, बस इतना से इसमें ये ध्यान रखना तुम लोग कि एक ये ब्लू वाले जितने लोग हैं ना, ये और ये ब्लू वाले जितने लोग हैं ना, इनमें ये काउंटेबल्स के साथ आते हैं, अनकाउंटेबल्स के साथ कभी नहीं आते हैं, अनकाउंटेबल्स के साथ कभी नहीं आते हैं ब्लू वाले। फिर से बोल दे रही हूँ, ये ब्लू वाले जो लोग हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं। जैसे ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के साथ आएगा, ये भी सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के साथ आएगा, ये सिर्फ प्लूरल के साथ आएगा, ये सिर्फ प्लूरल के साथ आएगा, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में से किसी के भी साथ आ सकता है, लेकिन है सारे काउंटेबल 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 काउंटेबल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई नया पिंक से हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। ये पिंक से मैं यहाँ पर ये जो डब्बा बना रही हूँ, ठीक है, ये जो है ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, ये प्लूरल के साथ नहीं आएगा, ये प्लूरल के साथ नहीं आएगा। बस इतनी सी बात और ध्यान रख लेना। मैम ये क्यों अनकाउंटेबल के साथ आ रहा है? अरे भाई अनकाउंटेबल पहली बात तो एक वचन बहुवचन होते ही नहीं है, ये बात मैंने आपको क्लास नंबर 2 में बहुत अच्छे से समझाई है, आधे पौने घंटे तक, ठीक है। तो फिर अपने को कुछ तो मानना पड़ता है ना, ताकि अपन उसके साथ सही वर्ब लगा दे। अपने पास वर्ब तो इज आ रही है, डू डज ही है, हैज हैव ही है, तीसरा तो है नहीं, ठीक। तो हमको कुछ तो लगाना पड़ेगा सिंगल प्लूरल मान के, और इसलिए हम उसको मानते सिंगुलर है, वो है सिंगुलर नहीं, इसलिए मानना पड़ता है सिंगुलर। तो इस केस में, बस इस केस में ये वो के अर्थ में आप अनकाउंटेबल को भी लिख सकते हो, जैसे दिस मिल्क, ठीक है, ये वाला दूध इज प्योर, कुछ भी आप उसको लिख सकते हो आगे। आप दिस मिल्क लिख सकते हो, ये अनकाउंटेबल है, आप लिख सकते हो। और दिस बुक काउंटेबल है, सिंगुलर है। हाँ, आप ऐसे मत लगा देना, यही तो बोल रही हूँ, प्लूरल नहीं आता, समझ गए? तो छोटी छोटी सी बातें आप नोट कर लो। देखो ये छोटी छोटी सी बातों में आपके सारे डिटरमिनर सॉल्व हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ पर चलेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट में, ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट में हमको अनकाउंटेबल्स, ये क्या लिख दिया मैम? अनकाउंटेबल क्या होता है? प्लीज यार पहले तो ये समझ लेना, क्लास नंबर 2 में जाके मैं बार बार बोलती हूँ ना, इतनी सारी चीजें बार बार समझाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आगे की चीजें समझाऊंगी ना। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ना, जिसको तुम 1 2 3 4 नहीं गिन पाते हैं, जिसका बहुवचन नहीं बन पाता, उनकी बात कर रही हूँ। तो कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जो अनकाउंटेबल्स के साथ ही आते हैं, उसको लिख लो। वैसे तुम जानते हो यार, अभी पिछले लेक्चर में लिखवा दिया था मैंने, लिटिल, बता दो था कि ये लोग है ना हरगिज काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं आएंगे। द लिटिल है ना, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा कुछ ऐसा है ना, कुछ, ये मैंने बता दिया था, कल के लेक्चर में सब मिल जाएगा इसके बारे में। एक और लिख लो, मच, MUCH, मच, मच यानी ज़्यादा, ठीक है, मच यानी ज़्यादा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, ज़्यादा मात्रा में। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ,
अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ज़्यादा मात्रा में। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है ना, इनके बाद हमेशा आपको अनकाउंटेबल नाउन ही मिलेगा। इसका मतलब ये आपको इनडायरेक्टली एक चीज़ क्लियर कर रहा है कि भैया मेरे साथ एक प्लूरल काउंटेबल नाउन कभी नहीं आ सकता, नहीं मतलब काउंटेबल नाउन ही नहीं आ सकता भैया, काउंटेबल ही नहीं आ सकता। ये जो आपको डिटर्मिनर्स दिख रहे हैं ये प्योर अनकाउंटेबल की फैमिली से आते हैं। इसका मतलब कभी कोई आपको ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पर आपका काउंटेबल नाउन है और ऑप्शंस में अगर ये लोग दिख रहे हैं उनको पहले उड़ा देना, ठीक है। ऐसे ही अगले पर चलते हैं जल्दी से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, जो लिख रही हूँ वो बता रही हूँ बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर काउंटेबल में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्योर काउंटेबल में आते हैं। जैसे देखो फ्यू हुआ, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। जो लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं वो लास्ट लेक्चर में जा सकते हैं। इन सब का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और ये लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं, अलग अलग है। इन सब के कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में। आगे और बताती हूँ। मैनी, मैनी यानी बहुत सारा, मैनी यानी बहुत सारा। उसके बाद आप ले सकते हैं सेवरल, सेवरल यानी अलग अलग प्रकार का, एक से ज़्यादा। सेवरल यानी अलग अलग प्रकार का, एक से ज़्यादा। एक फिर होता है अ नंबर ऑफ, ज़्यादा संख्या में, या अ लार्ज नंबर ऑफ। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है नंबर का, फिर लड़ने मत लग जाना, नो लिख दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसे बहुत सारे हैं। उसमें नंबर दिख ही रहा है, नंबर दिख रहा है तो काउंटेबल ही है भैया, ठीक है। अ ग्रेट नंबर ऑफ, या बोथ, बोथ, तो बोथ यानी क्या होता है, बोथ यानी क्या होता है, दोनों। दोनों मतलब कितने, दो। दो मतलब क्या, काउंटेबल ओनली, ठीक है। अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो ये सब चीज़ें आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर बोर्ड पर, इनके बाद इसने कसम खा रखी है कि हम आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ ही आएंगे, और उनमें से भी प्लूरल काउंटेबल के साथ ही आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो आपसे बोल रहा है कि ये अनकाउंटेबल के साथ हरगिज़ नहीं आ सकते, ना ही ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ सकते हैं। इन चीज़ों को रट लो, ये लोग सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं। इन चीज़ों को रट लो, ठीक है। अब 6 पॉइंट पर चलेंगे, जल्दी से आते हैं 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट पर कुछ चीज़ें बता रही हूँ, सुन लो ध्यान से। ये कॉमन है, ये दोनों में आ सकते हैं, ये कॉमन है, ये दोनों में आ सकते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगी सब अनकाउंटेबल के साथ आ सकती हैं और काउंटेबल के साथ भी आ सकती हैं। जैसे मोस्ट है, मोस्ट सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल काउंटेबल के साथ आएगा, लिखते जाना, ठीक है। सिंगुलर के साथ कभी नहीं आता, ठीक है। और ये एक, या तो ये दो तरीके से लिखा जाता है, या तो मोस्ट के बाद आप डायरेक्ट नाउन लिख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट नाउन नहीं आ रहा है, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द और फिर नाउन आता है ना। और नाउन कौन सा आता है, इनमें से, ये नहीं आता, सिंगुलर नहीं आता, ठीक है। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। मोस्ट आया, अनकाउंटेबल लिख सकते हैं उसके साथ, हाँ लिख सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नहीं लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। प्लूरल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सॉरी, ठीक है। और इसके दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफ वाला लिख रहे हो तो आना जरूरी है, ये सब मैंने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल वाले लेक्चर में जाना सब समझा रखा है, ठीक है। अगला देखें ठीक है, अगला देखिए, ऑल। मोस्ट यानी काफी सारा, अधिकतम, है ना। ऑल यानी सब, ऑल यानी सब। अब ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ, और ये भी सिंगुलर के साथ नहीं आएगा, लिखते चलिए, ठीक है। इसके ये भी दो तरीके के स्ट्रक्चर में यूज हो सकता है। ऑल के जज्बात भी नाउन हो सकता है, और ऑल ऑफ द फिर नाउन हो सकता है। अब नाउन में बस आप इतना ध्यान रखना, सिंगुलर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सम। सम यानी कुछ, थोड़ा अभी तो पढ़ाया था आप, अभी पहले वाले जब शुरुआत करी ना लेक्चर के, वहाँ पहुँच जाना, वहाँ से देख लेना सम के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। अभी तो सिर्फ आप समझ लो, वहाँ पर लिखवा दिया था, इसलिए बार बार अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल या प्लूरल के साथ आता है, ये भी सिंगुलर के साथ नहीं आता। इसका भी सेम ही स्ट्रक्चर होता है, सम के बाद जज्बात नाउन लिख सकते हो, या फिर सम ऑफ द और फिर नाउन, ठीक है। दो स्ट्रक्चर होते हैं, सेम सेम है सारे, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे लिख रखा है, समझ जाओगे। अगला देखो, अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ यानी खूब सारा, खूब सारा, ठीक है, खूब सारा। अब ये भी अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ। अब क्योंकि खूब सारा है तो ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर तो आएगा नहीं, ठीक है। और इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे यूज होता है, अ लॉट ऑफ के बाद नाउन सीधा, अ लॉट ऑफ के बाद नाउन सीधा, तो इसमें स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। इसको देख लो, आगे बढ़ते हैं, स्नैपशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है।
नेक्स्ट है ओके, ये रहा। नेक्स्ट है आपका लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ यानी भी खूब सारा होता है, खूब सारा, ठीक है। दोनों सेम ही था, इसके पहले इसके बाद वाला सेम टू सेम चलेगा, ठीक है। यह सिंगुलर के साथ कभी भी नहीं आएगा, अनकाउंटेबल या प्लूरल के साथ ही आएगा। और स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, लॉट्स ऑफ के बाद आपको नाउन लिखना है सीधा, इसके कोई एक दो स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। लॉट्स ऑफ के बाद सीधा नाउन आएगा, और लॉट ऑफ के बाद भी सीधा नाउन आता है, द व नहीं आता, द व नहीं आता, ठीक है। कहाँ द आता है? अरे मैम हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ द आता है कहाँ नहीं आता। बार बार बोल रही हूँ, तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ इस लेक्चर में भी कि आप इस प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल वाला टॉपिक उठाएंगे, आर्टिकल वाले टॉपिक में डेफिनेट आर्टिकल वाला टॉपिक उठाएंगे, शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर है वो उसका, ठीक है। वहाँ जाकर आपको वो मिलेगा कहाँ पर ऑफ के बाद द आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लेंटी ऑफ यानी भी खूब सारा होता है, खूब सारा, ठीक है, खूब सारा। अब इसकी एक खासियत है, वो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो, ये भी अनकाउंटेबल और प्लूरल के साथ आता है, सिंगुलर के साथ नहीं। यार खूब सारा बोल रहा है तो वैसे भी एक को खूब सारा थोड़ी बोलते हो, इसको बोलूंगी थोड़ी खूब सारा पेन है, ठीक है। तो इतना तो सबको समझ में आता है, फिर भी यहाँ लिख दिया है मैंने। एक बात बस आप इसकी ध्यान रखना, मैं अलग से लिख देती हूँ कि प्लेंटी ऑफ के जस्ट बाद नाउन आता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता प्लेंटी ऑफ द, ये द नहीं आता, यहाँ मैं बता दे रही हूँ। हाँ, प्लेंटी ऑफ के साथ द नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नो, नो, ठीक है, नो। अब नो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। नो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। इस नो का मतलब, नो के बाद आप कोई सा भी नाउन यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, प्लूरल, सिंगुलर, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनफ, इनफ यानी होता है पर्याप्त, इनफ यानी होता है पर्याप्त। अब यहाँ पर भी आपको कोई सा भी नाउन चलेगा, अनकाउंटेबल, प्लूरल, सिंगुलर, लेकिन इसकी भी एक स्पेशल बात है, जैसे प्लेंटी की थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इनफ, इनफ के साथ आप अनकाउंटेबल लिख सकते हो, इनफ के साथ आप अनकाउंटेबल लिख सकते हो, लेकिन अगर इनफ के बाद काउंटेबल में कोई नाउन उसके जस्ट बाजू में लिखा हुआ है, ठीक है, काउंटेबल में कोई नाउन, काउंटेबल नाउन उसके जस्ट बाजू में लिखा हुआ है, तो वो सिंगुलर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो सिंगुलर नहीं हो सकता। एग्जांपल देती हूँ इसका मैं, ठीक है, डोंट वरी, पहले सुन लो, ठीक है। हाँ, कहीं और लिखा हो प्लूरल ही होगा, यहाँ पे प्लूरल, कहीं और लिखा हो तो सिंगुलर चलेगा। क्या बोलना चाह रहे हो मैम? आप यहाँ पर लिख रहे हो कि तीनों आ सकते हैं, फिर बोल रहे हो सिंगुलर नहीं होगा। मैंने आपको ये नहीं बोला कि इनफ के साथ सिंगुलर नाउन, इनफ के लिए सिंगुलर नाउन नहीं लग सकता। मैं आपसे बोल रहा हूँ जस्ट बाजू में आया तो सिंगुलर नहीं लगेगा, फिर प्लूरल काउंटेबल ही होगा। एग्जाम्पल देखो, आप ये लिख सकते हो, दिस पेन इज इनफ फॉर मी, ये पेन मेरे लिए पर्याप्त है, ये पेन मेरे लिए पर्याप्त है। अब इसको देखो, इनफ यूज कर रहे हो किसके लिए? पेन के लिए, सिंगुलर है। अब भाई इसके जस्ट बाजू में थोड़ी लिखा है, जस्ट बाजू में तो फॉर लिखा हुआ है, तो लिख दिया सिंगुलर। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि इनफ पेन, आई हैव इनफ पेन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप गलत हो यहाँ, या तो आपको ये कुछ चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको इसमें एस लगाना पड़ेगा, या तो आपको इनफ हटा के कुछ और सूटेबल लिखना पड़ेगा, या तो फिर आपको यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। ये बोल रही हूँ मैं, आपको बाजू में देखना है। अगर इनफ के बाजू में ही नाउन है तो वो काउंटेबल है, अगर तो सिंगुलर नहीं होगा, काउंटेबल है अगर तो सिंगुलर नहीं होगा, अगर बाजू में है तो, ठीक है। अलग दूर लिखा हुआ है तो चलता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दूर लिखा है तो चलता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि तीनों यूज हो सकते हैं, लेकिन एक उसने शर्त रखी है ऐसी, ध्यान रख लेना, ठीक है, समझ गए। तो इसको मैं शॉर्ट में एक बार फिर बता देती हूँ। इनफ के साथ आप तीनों तरीके के नाउन यूज कर सकते हो, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल। लेकिन अगर इनफ के जस्ट बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर नहीं प्लूरल ही होता है। इनफ के जस्ट बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर नहीं प्लूरल ही होगा, और कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है तो चलता है। क्लियर? स्नैपशॉट ले लो इसका भी। एक प्लेंटी ऑफ के बारे में कुछ चीज़ बताइए, ब्लू में लिखिए, अलग से ध्यान रख लेना, द नहीं लेता वो कभी भी। और एक इनफ के बारे में बताइए यहाँ पे चीज, ठीक है, कि अगर बाजू में आ रहा है तो सिंगुलर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ जाकर के, यहाँ पर एक और चीज़ रह गई है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, एनी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एनी जो है वो कहाँ का आता है? आपके सारे नाउन्स में आता है, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल। आप इस लेक्चर की शुरुआत में जाएंगे, आपको एनी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि कौन सी चीज़
वहाँ पर प्रायोरिटी की है, कौन सी नहीं है, कौन कहाँ यूज़ होता है, ये पहले वाले पॉइंट में। अभी कौन सा पॉइंट चल रहा है अपना, 6th पॉइंट चल रहा है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में एनी के बारे में समझा दिया है, इसलिए उसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जाकर अपना 6th पॉइंट भी ओवर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 7th पॉइंट है और इस लेक्चर का अभी लास्ट पॉइंट ले रहे हैं। फिर बोलोगे आपने 8 पॉइंट्स बोले थे मैम, 8 पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताने की है, वो कल के लेक्चर में क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। लास्ट जो पॉइंट है वो बस इतना सा है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो डिटर्मिनर्स हैं आपके कैसे होते हैं, जैसे ऑर्डिनल होता है आपका फर्स्ट, ये मैंने आपको आर्टिकल में भी बताया था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके पूरी गिनती ले लेना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके पूरी गिनती ले लेना, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। ये ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो नाउन के बारे में उसका क्रम बताते हैं। जैसे लिखते हैं द फर्स्ट स्टूडेंट, द लास्ट बस, इस तरीके से। ये स्टूडेंट नाउन है और इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कौन सा स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट। ये एडजेक्टिव है जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव या ऑर्डिनल डिटर्मिनर भी कहलाता है। कार्डिनल्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये कुछ नहीं, बस पता कर लो, ये भी डिटर्मिनर्स ही कहलाते हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आपको सिर्फ मीनिंग्स के हिसाब से ही आंसर लगाना पड़ता है। भाई इसका मतलब क्या है, पहला, और इसका मतलब क्या है, एक डिफरेंस है ना देखने बोलने में। अब वहाँ रख के देखोगे, कुछ क्वेश्चन है, 1 2 मैं डालूंगी, मैंने क्यों पढ़ाया अभी आपको कल समझ में आएगा, ठीक है। जेल प्रेरी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं डालूंगी, आपको समझ में आएगा। आप इसको सिर्फ मीनिंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जहाँ एक का मीनिंग बढ़िया लग रहा है तो वहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 आएगा, 1 2 वाला, और जहाँ पहला दूसरा अच्छा लग रहा है वो यहाँ पर ये वाला आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव मीन्स गुना बोलते हैं, जैसे कि सिंगल, 2 गुना, डबल, ठीक है, ट्रिपल, इस तरीके से। तो ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं, बस इतना बता रही हूँ, क्लियर है। ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं, बस इतना यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पर जाकर मैंने आपको इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। एक 8वां पॉइंट और है जो कल के लेक्चर में अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक काफ़ी है, कल रेडी होकर आना है। इतना सब पढ़ के आपको कल का लेक्चर फ्यू लिटिल वाला और आज का लेक्चर अगर आपने तहे दिल से बराबर पढ़ लिया, और अभी कल के लेक्चर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो मैं एक पॉइंट बताऊंगी और वो भी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, आपसे सारे क्वेश्चंस टूटेंगे, वो आपको खुद समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाकर हम इस लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर कल आपका टेस्ट रहेगा डिटर्मिनर्स का, ठीक है। बची हुई चीज़ जो है जरा सी 5-10 मिनट की है, वो मैं आपको पहले करा दूंगी, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है जेल प्रेरी की इंग्लिश क्लासेस कब लगेंगी मैम, कैसा क्या है, वो सब बता देती हूँ। मंडे टू सैटरडे आपकी 3 PM क्लासेस रहेंगी, ठीक है। अगर आपको ढंग से पूरा डिटेल कोर्स पढ़ना है तो उसके लिए आपके इंग्लिश पेड कोर्स अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी इसके बाद आपको मिल जाएगी। जेपी की टेस्ट सीरीज़ भी अभी हमारी चल रही है, जो लोग भी टेस्ट सीरीज़ लेना चाह रहे हैं, ओवरऑल टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, वो आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ऐप से परचेस कर सकते हो जिन लोगों को पेड कोर्स लेना है, ठीक है। ये आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप डायरेक्ट एग्जाम गुरुजी ऐप से कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल करें, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं उठाते, दूसरा वाला नंबर व्हाट्सएप है, तो आप इस पर कॉल करें। कॉलिंग टाइम आपका ध्यान रखें 10 to 5 ऑफिस टाइम के बीच में ही करें, मंडे टू सैटरडे में, ठीक है। क्योंकि फिर आपकी कंप्लेंट्स रहती है, ये नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन नहीं सुन रहे, आप टाइम का भी तो ध्यान रखें, ठीक है। टाइम आपका 10 to 5 के बीच में ही कीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ जाकर हम आज का लेक्चर ओवर करते हैं, मिलते हैं कल, प्रिपेयर होके आना। कल जेल प्रेरी के क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे डिटर्मिनर्स के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है डिटर्मिनर्स, इसमें से क्वेश्चंस पक्का आते हैं, MPSI हो चाहे जेल प्रेरी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।